हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए कॉपी के साथ अपना एनालाइज करेंगे। इससे पहले भी हम लोग कई कॉपीज एनालाइज कर चुके हैं और उस एनालाइज के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास किए कि आंसर राइटिंग के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और जिनका ये कॉपी है उन सबसे जो पुराने स्टूडेंट है परिचित है और नए स्टूडेंट को परिचय करवा दूं। ये जिनका कॉपी है उनका नाम है नीरज कुमार, और नीरज जी बीपीएससी 67 के फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बन चुके हैं। ये गुरुमंत्रा सिविल क्लास में पहले स्टूडेंट रह चुके हैं और जब वो स्टूडेंट के दौरान जो उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान जो प्रैक्टिस के लिए जो कॉपी लिखे थे उन्हीं कॉपी का हम लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हुए ये समझने का प्रयास तो करते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ में ये कॉपी विश्लेषण जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आंसर राइटिंग के दौरान डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनसे आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा है। विशेषकर बहुत सारे स्टूडेंट में ये खामियां है कि वो टॉपर्स का कॉपी को देखते हैं, जैसे बीपीएससी का जो टॉपर किया उनका कॉपी नेट के माध्यम से वो डाउनलोड कर लिए देखते हैं और उनके कॉपी को देख करके जब वो अपना आंसर राइटिंग का तुलना करते हैं तो वहाँ वो डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि मेरा तो ऐसा आंसर राइटिंग हो नहीं रहा है, मेरा रिजल्ट कैसे होगा, मेरा तो बहुत ख़राब है। तो आपको वही चीज़ समझाने के लिए हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहे हैं जो अब ऑफिसर बन चुके हैं, ये समझाने के लिए कि किसी का भी आंसर राइटिंग शुरू से परफेक्ट नहीं होता है। जो ऑफिसर बने हैं वो भी जब आपकी तरह प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनमें भी खामियां थी, उनमें भी कमियां थी। उन्होंने बस लगातार प्रयास किया, खामियां को अपना जो उनमें कमियां थी उनको समझा और उसको दूर किया। आप भी लगातार प्रयास करें, लगातार लिखते रहे तो आप में भी वो कमियां दूर होगी और आप भी एक ऑफिसर तक का सफर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर। ये सबको पता है कि संविधान में संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकती है। स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करते हुए उपरोक्त तथ्य पर विश्लेषण करें एवं अपना विचार दें। क्वेश्चन दो पार्ट में है, ये दिख रहा, स्पष्ट दिख रहा है कि क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला पार्ट, संविधान में संशोधन करने की संसद की स्वैच्छिक अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन, और इनका वर्णन करते हुए कह रहा है इसका विश्लेषण, इस पर क्या करना है, अपना विचार देना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग यहाँ से दिख रहा है लेकिन वास्तव में क्वेश्चन का स्टार्टिंग यहाँ से है, यानी आपको आंसर का अपना स्टार्टिंग यहाँ से करना, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन से करना है। सबसे पहले क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो शक्ति है उसके वर्णन को करना है। अब देखते हैं, देखिए भारत में सबको पता है, भारत में जो न्यायपालिका है त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, एकात्मक न्यायिक व्यवस्था है, संघीय न्यायिक व्यवस्था नहीं है। भारत में स्टेट के हिसाब से बांट दिया गया तो स्टूडेंट सोचते हैं कि संघीय, नहीं, हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है। यही वजह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वो पूरे देश में वो या नीचे के अदालत में अपने आप लागू हो जाता है। तो त्रिस्तरीय पर है, सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट। ये 3 स्तर पे हो गया। भारत में क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया है, हम लोग प्राकृतिक विधि को अपनाते हैं। जैसे ब्रिटेन में सकारात्मक विधि को अपनाया जाता है। ब्रिटेन में सकारात्मक विधि, सकारात्मक विधि से क्या तात्पर्य है, जहां कि संसद का द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च होगा न्यायपालिका की तुलना में। यानी कि ये ब्रिटेन की बता रहे हैं, यानी यहां पर क्या होगा, संसद जो कानून बना दिया अब उस पर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं देगी, वो सर्वोच्च होगा, क्योंकि वहां संसद को एक तरह का सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, कह सकते हैं। भारत हो गए, अमेरिका हो गए, ये सब में क्या है, प्राकृतिक विधि चलते हैं। यहाँ प्राकृतिक विधि अपनाया गया है। प्राकृतिक विधि है
ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। वहीं भारत और अमेरिका में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। अब जब ही संघात्मक व्यवस्था हो गया तो स्वाभाविक है केंद्र और राज्य का अपना सरकार होगा, दोनों का अपना शक्ति होगा, तो विवाद भी होगा। विवाद को निपटारा के लिए कोई एक बॉडी चाहिए। अब वो बॉडी कौन है, न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका अगर स्वतंत्र ना हो तो कोई मतलब फिर बनेगा नहीं, वो विवाद को नहीं निपटारा कर सकता है। तो और दूसरा, हमारे देश में प्राकृतिक विधि अपनाया गया है। प्राकृतिक विधि से तात्पर्य है जहाँ जो नेचुरल राइट है वो किसी भी आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसी को फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। तो अब लोगों का नेचुरल राइट जो सत्ता में हो वह समाप्त ना करे, इसके लिए फिर किसका व्यवस्था किया गया है, न्यायपालिका का। अब चूंकि इनको ये दायित्व दिया गया है कि देखिए आपको विवाद भी निपटारा करना है, जो लोगों को संविधान का भी संरक्षण करना है, सत्ता में जो बैठे हुए वो संविधान का दुरुपयोग ना कर रहे ये भी देखना, और लोगों का प्राकृतिक अधिकार भी देना है। तो जब आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसको पावर भी देना होगा, जिम्मेदारी के साथ साथ पावर भी देना पड़ता है। तो पावर इसलिए क्या किया गया, भारत हुआ या अमेरिका हुआ, ये समय क्या है, यहाँ का न्यायपालिका को अधिकार है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकता है, संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को वो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, वो उसका जांच कर सकता है। और यदि वो देखे पाएगा न्यायपालिका कि ये कानून संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, और ये या फिर ये कानून संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है और लोगों के अधिकार को, जो नेचुरल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसको वो समाप्त कर रहा है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून को इनवैलिड कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो भारत में क्या है, न्यायपालिका ये सर्वोच्च हो जाता है, किसके तुलना में, संसद के तुलना में। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है न्यायपालिका की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे, इसलिए वहाँ सकारात्मक विधि है, हमारे यहाँ प्राकृतिक विधि कहा जाता है। तो ये अंतर है। तो अब क्वेश्चन इसी पर है कि आपको क्वेश्चन क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है इसका वर्णन करना है, और वर्णन करते हुए क्या करना है कि संविधान में संशोधन, जब संविधान सभा बन गया, संविधान सभा द्वारा संविधान बन गया, तो संविधान सभा को क्या किया गया, आगे चल के क्या कहा, संसद को क्या किया, संविधान सभा को ही, संविधान सभा दो फॉर्म में काम करती थी, एक संविधान सभा के फॉर्म में और एक संसद के काम में, यानी वह संविधान भी बनाने का काम कर रही थी, उसी दौरान वो विधि भी बनाती थी देश के लिए। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे कौन, राजेंद्र प्रसाद, और जब वो संविधान सभा संसद के रूप में काम करते थे तो गणेश राव मालवंकर वो उसका अध्यक्षता करते थे। तो जब संविधान सभा में क्या किया गया, जब समाप्त हो गया तो फिर हुआ कि भाई आगे चल के कभी अपडेट करने की ज़रूरत हो, परिस्थिति हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा, हो सकता है आगे परिस्थिति बदल जाए। अब एग्जाम्पल के लिए 7 मौलिक अधिकार थे, अब इसमें क्या हुआ कि बाद में समस्याएं आने लगी, जब को जैसे जब संपत्ति का अधिकार को लेकर के समस्याएं आने लगी, जब जमींदारी उन्मूलन वगैरह कानून बनने लगा तो संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, सर कहीं ना कहीं बाधा डालने लगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो सरकार को निर्देश दिए गए उसको लेकर के जब सरकार एक्शन लेने लगी, कानून बनाने लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मौलिक अधिकार का सहारा लेकर के उस सरकार को रुकावट डालने लगे। नतीजा क्या हुआ, संशोधन करके एटलीस्ट संपत्ति के अधिकार को पहले संशोधित किया गया, फिर 78 में हटा ही दिया गया। तो ऐसा हो सकता था कि आगे कभी जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान सभा ने संसद को कहा कि आप एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, एक प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है, प्रक्रिया के अंतर्गत जो 368 में है उसके तहत क्या कर सकते हैं कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं उस प्रक्रिया के। अब है कि उस प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि सत्ता में कोई ऐसा लोग बैठ जाए जो कि मनमानी करने लगे, संविधान को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगे, तो इसके लिए तब क्या किया गया, फिर न्यायपालिका को रखा गया। तो वही सवाल है कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद का स्वैच्छिक अधिकार है, इस पे भारत का उच्चतम न्यायालय क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये बात सही है।
अब सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करते हुए इस ये वाला जो तथ्य है कि संविधान में संशोधन करने की संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, इस पर विश्लेषण करना है, यही सवाल है। अब हम लोग देखते हैं कि नीरज जी इसका क्या उत्तर लिखे थे। हालांकि उत्तर वो ऑफिसर बनने से पहले लिखे थे, तो वही देखना है कि ऑफिसर बनने से पहले जब वो भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट थे, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या उनसे गलतियां होती थी या नहीं होती थी। होती थी तो कितना गलतियां होती थी, और वो गलतियां होने के बावजूद भी क्या वो ऑफिसर बने या नहीं बने। बिल्कुल बने। कैसे बने, तो अपनी गलतियों को सुधार करके, अपनी खामियों को दूर करके। तब हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अनुपयुक्त हो चुके विधियों को संविधान से हटाने अथवा समकालीन परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त विधियों को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान में एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संसद के इस अधिकार क्षेत्र पर युक्ति युक्त निर्बंधों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार नियंत्रण रहता है कि संसद अपने अधिकार क्षेत्र एवं संवैधानिक उद्देश्य को स्वैच्छिक रूप से हानि ना पहुंचा सके। भूमिका इनका बहुत जबरदस्त है। ये जो भूमिका इनका दिया गया है बहुत शानदार भूमिका है, ठीक है, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संविधान एवं उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पास दो संवैधानिक विधियां होती है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 32, तो वो किसी कानून को उचित आधार पर देखिए इनका भूमिका बहुत शानदार रहा, लेकिन आगे चल करके ये गड़बड़ा गए। भूमिका तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे ये क्वेश्चन में क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। यहाँ करना क्या था कि आपका जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत का ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करते हुए उपयुक्त तथ्य पर अपना विश्लेषण करना है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि इस पर जो है आपको उच्चतम न्यायालय, यहाँ उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन पहले करने कह रहा है। जैसे हम पहले ही बोले कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो पार्ट में है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था कि उच्चतम न्यायालय का शक्ति का वर्णन करना था कि उच्चतम न्यायालय का क्या क्या शक्ति है। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का सारा शक्तियों का वर्णन किया, उनकी जो 5 से 6 शक्तियां हैं, 6 वो शक्तियों का वर्णन किया। उसके बाद फिर इसमें जो चलना था न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में ही वर्णन करते हुए इस बात का क्या करना था, स्पष्ट कर देना था कि संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर क्या होता है, भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रहता। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13 दो ही है। फिर देखिए यही क्या कर रहे हैं आगे, फिर कई बता रहे हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अब 226 किसका है, उच्चतम न्यायालय का नहीं है, उच्च न्यायालय का है। ये गलती कर रहे हैं, 226 उच्चतम न्यायालय का नहीं है, उच्च न्यायालय का है। फिर देखिए यहाँ भी ये न्यायिक पुनर्विलोकन का बारे में लिख रहे हैं, फिर यहाँ भी लिख रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ, यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनका भूमिका भी बेटर है, विश्लेषण भी बेटर है, विश्लेषण भी जो ये लास्ट में दिए बेटर है, लेकिन बीच में ये गड़बड़ा दिए। गड़बड़ा क्यों दिए, क्योंकि ये प्रश्न को समझ नहीं पाए होंगे जब ये लिखे थे। चूंकि ये कॉपी लिखे इनका लंबा समय हो गया, ये तो अपने स्टूडेंट टाइम में ही लिखे थे, जो कि लगभग 2 साल होने चला।
तो ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे। और आंसर राइटिंग में सबसे मेन क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। आंसर राइटिंग का सबसे पहला काम बार बार कहते क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या करना था, दो चीज था। आपको सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की नियंत्रण रखता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करना। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का शक्तियों का वर्णन किए। इसका बहुत सिंपल तरीका था, उच्चतम न्यायालय का जो शक्ति है उसका वर्णन किए। जो 6 प्रकार की शक्ति है, 6 से 7 इस तरह से जो बांटते हैं हम लोग, उनका वो सारे क्षेत्राधीन शक्तियों का उसका वर्णन करते हुए, उन शक्तियों का वर्णन करते हुए तब हम लोगों को जाना था कौन सा एक, इसी में से एक शक्ति क्या है, इसका प्रेजेंटेशन इसी को कहा जाता है। एक मूवी में जैसे 1 से 2 कड़ी को जोड़ते हुए जैसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह आंसर राइटिंग होता है। जब इन उच्चतम न्यायालय के सारी शक्तियों का वर्णन करते गए तो लास्ट में क्या हो रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, एक ये भी शक्ति है। इन्हीं शक्ति का वर्णन करते हुए क्या करना है, इस तथ्य का विश्लेषण कर लेना था। सिंपल आंसर था, सारी शक्तियों का वर्णन करते हुए अंत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जाते और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का विश्लेषण करते हुए इसका ये जो तथ्य है कि संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण रहता है, इसका वर्णन करते चले जाते कि हाँ नियंत्रण न्यायिक रहता है, किस परिस्थिति में रहता है और वो किस प्रकार से नियंत्रण रख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अब वो उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित कर देगा, उसका भी एक प्रक्रिया है। तो वो सब का वर्णन करते हुए इसका आंसर लास्ट कर देना था। आंसर सिंपल में था, लेकिन ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, नतीजा क्या हुआ, वो उलझ गए। एक ही चीज को दोबारा यहाँ पर अब वो 2 प्रकार से दे रहे, फिर आगे चलकर उसी चीज को वो 5-6 प्रकार से दे रहे हैं, उच्च न्यायालय को भिन्न कर दिया, तो ये कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो खैर जो भी है, अब ये कंफ्यूज हुए जो भी है, ये अब ऑफिसर बन चुके हैं। लेकिन ये चीज़ सीखने की है वो स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं आंसर राइटिंग नहीं होने के, खासकर वो जो कि टॉपर का नोट्स पढ़ने का बीमारी जिनको होता है, कि उन्हें लगता है, ये गलत फहमी रहती है कि टॉपर के नोट्स पढ़ लेने से जो सिविल सर्विस में टॉप किए हैं या रिजल्ट लाए हैं उनके नोट्स पढ़ लेने से, उनका कॉपी पढ़ लेने से वो आंसर राइटिंग उसका परफेक्ट हो जाएगा, मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जिनको बीमारी है उन, और इसका नुकसान क्या होता है, अब वो टॉपर का नोट्स पढ़े और अब खासकर न्यू जो बिगनिंग अभी शुरू ही की है, तैयारी शुरू किए हैं, तो वो क्या किया, टॉपर का नोट्स पढ़ लिए। नोट्स पढ़ने के बाद क्या करते हैं, वो अपना आंसर का उसके साथ तुलना करता है जो वो लिख रहे हैं अभी, और उस तुलना में तो स्वाभाविक बात है कि कोई साल भर पढ़ाई किया, कम से कम 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, 1.5 साल तक बेचारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। एग्जाम से पहले वो पर डे 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, ना जाने कितने क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस किए होंगे, ये नीरज कुमार ना जाने कितने क्वेश्चन का लिखने का प्रैक्टिस किए। उसके बाद तब वो एक परफेक्ट शेप में आए जो कि आप देख रहे हैं, आप तो उसका फाइनल आउटपुट देख रहे हैं। वो जब वो इनपुट के दौरान वो कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरा होगा वो तो आप देख नहीं रहे, आप तो सीधा उसका कॉपी देख रहे हैं फाइनल एग्जाम का। इससे पहले वो भी बेचारा किस किस प्रोसेस से गुजरा होगा, उसमें भी कितनी कमियां रही होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा, वो तो स्टूडेंट देख नहीं रहा, वो सीधा कॉपी देख रहा है। और वो उसका कॉपी देख रहा है और अब उसका आप उसका कह सकते हो फाइनल पोजीशन का कॉपी, और आप अपना जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसका कॉपी का तुलना कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि तो होगा ना, अब कोई खिलाड़ी अभी डेब्यू किया है और उसका तुलना किया जाए विराट कोहली से, तो स्वाभाविक बात है कि वो कभी हो ही नहीं सकता है। अब अगर कोई खिलाड़ी जबरन अब तुलना करेगा विराट कोहली से तो वो क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो विराट कोहली भी ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इसी तरह था, वो भी स्टार्टिंग में बहुत सा मैच में कम स्कोर पे आउट हुआ, 6ठा नंबर 7वां नंबर पे आता था, खेला, उसके बाद वो उससे भी कई गलतियां हुई, तो धीरे धीरे परफेक्ट बनता। लेकिन अब कोई अभी ही अचानक तुलना करे तो वो क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। तो यही अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि वो टॉपर का नोट्स निकालते हैं, अब उसका फाइनल एग्जाम का, जबकि वो 1.5 साल 2 साल कोई हो सकता है 5 साल उतना मेहनत करने के बाद उस पोजीशन पे पहुंचा, और आप अभी स्टार्ट किए हैं और सीधा उससे तुलना कर रहे हैं। अब तुलना करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका
कमज़ोर ही पड़ेंगे। उसमें क्या होता है कि कोई वो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है, अरे नहीं जो लोग निकाल रहा है उसका आंसर ही अलग तरह का होता है, उसमें ये नहीं होता, ये खामी नहीं होता, वो नहीं, हमसे नहीं होगा। तो उनके लिए ही हम लोग ऐसे स्टूडेंट का कॉपी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं जो ऑफिसर बन चुके हैं, ताकि आप लोग ये समझ सके कि ऑफिसर बनने से पहले ये भी स्टूडेंट थे, और जब ये भी तैयारी कर रहे थे तो ये परफेक्ट शुरू से 100% नहीं थे, इनसे भी गलतियां हो रही। फर्क ये है कि वो अपनी गलतियों से डीमोटिवेट नहीं हुए। नतीजा क्या निकला कि ये अपनी कमियों को सुधारते हुए ऑफिसर तक का सफ़र किया, और जो वहीं डीमोटिवेट हो जाते सीधे टॉपर का कॉपी से तुलना करके, तो वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इसलिए किसी को भी हरासमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और विशेषकर वो स्टूडेंट जो टॉपर के कॉपीज को पढ़ने की बीमारी है, जिनको ये गलत फहमी है कि किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लेने से या उसका कॉपी पढ़ लेने से उनका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उनका फाइनल देख रहे हैं, वो बेचारा साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत किया तब उस पोजीशन पे पहुंचा, उतना मेहनत आप भी करें, उनके जैसा पेशेंस रख करके आप भी उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो गलती कर चुके हैं, तो अब कोई भी नहीं, अब इनको एक्चुअली क्वेश्चन समझने में मिस्टेक कर गए। क्वेश्चन कुछ था, हालांकि जो फैक्ट दिए हैं गलत नहीं दिए, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि वो समझ नहीं पाए तो इनका क्या हुआ, रूट गलत पकड़ लिया, और प्रेजेंटेशन को वो सही तरीके से नहीं कर पाए। बाकी भाषा शैली सारा चीज़ फैक्ट वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन का क्या किए, जो आंसर जाना था वो रूट ही गलत पकड़ लिए और कंफ्यूज हो गए, एक ही चीज़ को दोबारा लिखे, कहीं एक ही फैक्ट को 2 बार कर दिए और दोनों बार में अंतर रख दिए हैं। तो ये सब कमियां रही। तो यही सब कमियां स्टूडेंट लाइफ के दौरान सबका होता है, जो ऑफिसर बने हुए हैं उनका भी। तो ठीक है, तो हम लोग अब अपना जो है आज का कॉपी इनका यही विश्लेषण करता है। अब इसमें मार्क्स देने की कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अब इसको सही माना जाए, गलत, इनका फैक्ट सही है, सब सही है, लेकिन आंसर का रूट गलत पकड़ लिए, और चूंकि ये रूट गलत पकड़े तो प्रेजेंटेशन भी गलत होगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो जरूरी है वो है प्रश्न को समझना। इसलिए बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ना चाहिए। 1 मिनट लेट से लिखना शुरू करना है, 5 मिनट लेट से लिखना, लेकिन क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ के उस पर पूरा चिंतन करना है कि ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन से बात करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। और जब आप एक बार समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्या डिमांड है, तो फिर आपको आंसर कंप्लीट करने में ज़रा सा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए स्टूडेंट के लिए सबसे पहला आंसर राइटिंग में इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को धैर्य से पढ़े और उसको समझने का कोशिश करे, प्रश्न क्या बोल रहा है, उनसे पूछे कि भाई आपको क्या जवाब चाहिए। तो ठीक है, हम लोग आज का क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। हम लोग फिर नए क्लास में नए कॉपीज के साथ मिलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार की गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।